Good evening, students. My name is Akanksha Avasti. Today I am going to take class for the pharmaceutics, subject of pharmaceutics, chapter 3, pharmaceutical aids. ठीक है, pharmaceutical aids क्या होते हैं? मतलब वो दवाओं के अतिरिक्त अन्य वह पदार्थ जो कि निष्क्रिय होते हैं, कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट नहीं देते, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने में मदद करते हैं. एड्स का मतलब सहायक चीजें. ठीक है, तो अब मैं स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ. आप लोग मुझे मैसेज से बोल सकते हैं कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं. ओके, व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एड्स? फार्मास्यूटिकल एड्स, द फार्मास्यूटिकल्स कौन होती है? आपकी दवाएं. एड्स मतलब क्या होता है? सहायक चीजें. फार्मास्यूटिकल एड्स वो होते हैं जो दवाओं को बनाने के लिए सहायक पदार्थ होते हैं. ठीक, इतना समझ रहे हैं? आप लोग को शो हो रही है ना स्लाइड? अभी बताइए मैसेज से बताइए बच्चों, शो हो रही है ना पक्का अभी? यस, ओके. क्योंकि फिर आगे बढ़ जाओ और आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है तो सारी मेहनत खराब है. फार्मास्यूटिकल मतलब दवाएं, जो भी आप जिस भी रूप में खा रहे हैं, जिस भी डोजेस फॉर्म में, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, पैरेंट्रल, ना सब चीजें फार्मास्यूटिकल है. और एड्स मतलब सहायक. फार्मास्यूटिकल एड्स वो होते हैं जो कि दवाओं को बनाने के लिए सहायक पदार्थ होते हैं. अब कोडीन है, खांसी की दवा है, हाँ, तो कोडीन तो उसमें कुछ लिमिटेड मात्रा में होगा, लेकिन बाकी उस सिरप में क्या है? खांसी के सिरप में चीनी का घोल. तो वो चीनी का घोल क्या है? उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, ताकि कोडीन के, और वो कोडीन ऐसे इतनी कड़वी लगेगी और उस चीनी के घोल के साथ पीने में बच्चों को, सभी को आसान लगेगा, पैलेटेबल होगी, जीभ में रखने योग्य होगी. नहीं तो आप तुरंत ही कोई फालतू चीज होगी तो जीभ से आप स्पिट आउट कर देते हो, थूक देते हो ना. तो चीनी के घोल में वो कोडीन जो है, जो खांसी को सही कर रही है, तो कोडीन तो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हुआ जिससे खांसी ठीक हो रही है, लेकिन चीनी का घोल क्या हुआ? फार्मास्यूटिकल एड. ठीक, अब आया डेफिनेशन पे आते हैं. द सब्सटेंसेस विच हैव लिटिल और नो थेरापेटिक वैल्यू, ऐसे पदार्थ जिनमें बहुत कम, ना के बराबर, या एकदम नहीं, नो एकदम नहीं, कोई भी थेरापेटिक वैल्यू. थेरापेटिक क्या होता है? थेरापेटिक का मतलब जो हमारी बीमारी को सही करे. ऐसी कोई दवा जिसका ऐसा प्रभाव हो, बुखार की है तो बुखार ठीक कर दे, खुजली की है तो खुजली ठीक कर दे, दर्द की है तो दर्द ठीक कर दे, मतलब उस रोग का निदान करे, तो दैट इज कॉल्ड थेरापेटिक वैल्यू. लेकिन फार्मास्यूटिकल एड्स के पास कोई भी थेरापेटिक वैल्यू नहीं है. या तो बहुत कम है, लिटिल, या नो, स्पेशली तो नो. चीनी का कोई थेरापेटिक वैल्यू है खांसी की दवाई में? चीनी के घोल का नहीं है ना. तो थेरापेटिक, फार्मास्यूटिकल एड्स का कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं होता है. ठीक है, उसके बाद, एक्सक्यूज मी, कॉल आ रही, कोई भी थेरापेटिक वैल्यू नहीं होता है. फिर आप देखिए कि बट क्यों, लेकिन ये जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, इसेंशियली का मतलब बहुत ही आवश्यक रूप से प्रयोग किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बनाने के लिए. मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग सिनोनिम्स फॉर ईच अदर, मतलब पर्यायवाची है. मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग एक ही चीज है. बहुत तरह के कई विभिन्न प्रकार के फार्मास्यूटिकल्स का, दवाओं का निर्माण करने के लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं. आपको शो हो रहा है? फिर से स्क्रीन वाइट हो रही है क्या? कोई मैसेज आया तो मैं एक बार चेक करना चाहूंगी. नो मैम, फिर से स्क्रीन नहीं शो हो रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? स्क्रीन बीच में क्यों नहीं शो होती है? स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम, सही है. आप लोग कितना कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों. हो रहा है मैम, विजय पटेल जी. ठीक है बेटा, ऐसे कंफ्यूज मत करो, नहीं तो क्लास तो खत्म नहीं होगी. एक ही महीना है एग्जाम में. कंफ्यूज, आप लोग के मैसेजेस आते हैं तो मुझे लगता है कि कोई समस्या है, और फिर आप लोग अगर अननेसेसरी कोई बात बोलोगे तो क्लास कैसे कंप्लीट होगी? सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना. थोड़ा सीरियस रहिए. तो जो सब्सटेंस, इनका कोई फार्मास्यूटिकल एड्स का कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं होता है,
लेकिन फिर भी ये बहुत आवश्यक रूप से प्रयोग किए जाते हैं बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, वेरियस विभिन्न प्रकार के फार्मास्यूटिकल्स को, दवाओं को, और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स। मतलब इनकी कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ये दवाओं के निर्माण में आवश्यक रूप से प्रयोग किए जाते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। दे मे बी ऑब्टेन फ्रॉम मेनी सोर्स। फार्मास्यूटिकल एड्स कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, एनिमल से मिल सकता है फार्मास्यूटिकल एड्स, वेजिटेबल, वनस्पति, जीव, वनस्पतियां, क्या कहते हैं, पत्तियां, जड़ें पौधों की, उनसे मिल सकता है। मिनरल्स, मिनरल्स सबसे ज्यादा कहाँ से मिलते हैं, समुद्री जीवों से। सिंथेटिक, रासायनिक अभिक्रिया करके हम फार्मास्यूटिकल एड्स का भी निर्माण कर सकते हैं। तो अगली लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर नॉट एपीआई। फार्मास्यूटिकल एड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं रखते हैं अपने अंदर। और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है, जो किसी बीमारी का निदान करे, बीमारी को सही करे। तो फार्मास्यूटिकल एड्स में ये क्वालिटी नहीं है कि उसके पास एपीआई हो, वो तो ऐसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कैरेक्टरिस्टिक माने लक्षण ऑफ आइडियल फार्मास्यूटिकल एड्स। कोई अच्छे व्यक्ति के आप लक्षण लिखते हो ना कि इसमें ये खूबियां हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो अच्छे फार्मास्यूटिकल एड के क्या गुण होने चाहिए, एक तो नंबर 1, वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि उसका रासायनिक संरचना ऐसी है कि बार बार बदलती रहे, अनस्टेबल हो, बार बार ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाए। वो स्टेबल हो, उस पर कोई एक बार वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया तो वो चेंज ना हो जल्दी। रिक्वायर्ड लेस इक्विपमेंट, और ऐसा फार्मास्यूटिकल एड जिसको ज्यादा उपकरणों की आवश्यकता ना पड़े, ज्यादा मशीनों की आवश्यकता ना पड़े, एक दो मशीन से ही उसका निर्माण हो जाए। नॉन रिएक्टिव, जो किसी अन्य तत्व के साथ कोई भी अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एड्स किसके साथ मिलाया जाएगा, एपीआई के साथ, उस दवा के उस मेन पदार्थ के साथ जो आपकी बीमारी को ठीक करने वाली है, जिसे एपीआई कहते हैं। तो नॉन रिएक्टिव होगी अगर फार्मास्यूटिकल एड, तभी तो वो एपीआई से कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। हमेशा फार्मास्यूटिकल एड को निष्क्रिय होना चाहिए, वो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना करे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद ही परेशानी आएगी। क्योंकि हम जो बनाना चाहते हैं वो ना बन के कुछ और बन जाएगा। हम बनाना चाहते हैं बुखार की दवाई, वो बन गया जहर, है ना। तो केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल एड्स में। वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, उसका कोई जहरीला असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, कि वो इकोनॉमिकल हो बच्चों। इकोनॉमिकल का मतलब जो अपने बजट में आ जाए, जो सस्ती हो। ये नहीं कि हम हमारी सेल है 1000 रुपए की, हम खर्चा कर रहे हैं 1 लाख, ठीक है। तो इकोनॉमिकल हो, एफिशिएंट इन यूज, प्रभावी हो, उसका प्रयोग करने से फायदा हो रहा हो, एफिशिएंट हो, ठीक है। अब आया नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। अब बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के रूप पे ये कैसे बटे। अगर हम एनिमल सोर्स से फार्मास्यूटिकल एड्स ले रहे हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं, जिलेटिन, ये एनिमल से मिलता है। जिलेटिन क्या होता है ना, जो हड्डियां होती हैं उनसे प्राप्त होता है। किसी भी जानवर की हड्डियों से जिलेटिन निकाल लेते हैं। बीज वैक्स, आपको पता है जो उसका छत्ता वगैरह होता है मधुमक्खी का, बीज वैक्स वहां से निकालते हैं। हनी, लैक्टोज, शुगर है आपका, ठीक है, लैक्टोज मिल्क का प्रोडक्ट है, एक तरह काइंड ऑफ शुगर है ये सब आपको कहाँ से मिल रहा है, जानवरों से, एनिमल सोर्स से। तो ये क्या है, अ टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, जहां से उनकी प्राप्ति हो रही है। प्लांट सोर्स, जैसे कि स्टार्च, चावल में माड़ मिलता है ना, टर्मरिक, हल्दी, अकेशिया, पिपरमिंट, ये सब कोग्नोसी में शब्द आए होंगे। पिपरमिंट ऑयल सब जानते हैं, अकेशिया, ग्वारगम, ये सब होते हैं। तो ये प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। मिनरल सोर्स, जैसे कि टैल्क, टैल्क क्या होता है, चूना, ठीक है आपका। कैल्शियम सोर्स, तो कोई भी आप समुद्री जीव ले लेंगे, उसकी शेल को तोड़ेंगे तो आपको टैल्क मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। सिलिका, कैलामाइन, पैराफिन, ये सारे मिनरल सोर्स से मिलते हैं। सिंथेटिक सोर्स है, केमिकल रिएक्शन से हम बोरिक एसिड बना सकते हैं, लैक्टिक एसिड बना सकते हैं, पोविडीन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन है फार्मास्यूटिकल एड्स का, उनकी ओरिजिन की, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है उसके आधार पे। फिर नेक्स्ट, बेस्ड ऑन डोजेस फॉर्म। अब किस डोजेस, सॉलिड डोजेस फॉर्म मतलब टैबलेट के लिए कोई और फार्मास्यूटिकल एड लगेगा, लेकिन
सिरप एक दूसरी डोजेस फॉर्म है, उसके लिए कोई दूसरा फार्मास्यूटिकल एड लगेगा। कैप्सूल के लिए कोई सहायक फार्मास्यूटिकल एड कोई और होगा, ठीक है, और इंजेक्शन के लिए कोई और होगा। तो उसी हिसाब से कि डोजेस फॉर्म के हिसाब से कौन कौन से फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। तो अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात करें जैसे कि टैबलेट वगैरह, तो कौन कौन से फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। जब हम टैबलेट पढ़ेंगे ना तो हमें ये सारे शब्द आएंगे टैबलेट के निर्माण में, बाइंडर्स, एडहेसिव, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवर्स, स्वीटनर। फ्लेवर्स माने टेस्ट देने वाले, स्वीटनर्स माने उस दवा को मिठास देने वाले, कलरिंग दवा को रंगने वाले, डिसइंटीग्रेंट जो कि दवा आपने मुंह से खाई और वो पेट में जाके घुले वो डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट जो आप दवा बनाने का जो पाउडर है ना वो फ्लो प्रॉपर्टी उसकी अच्छी हो तो वो ग्लाइडेंट्स हैं। लुब्रिकेंट उसको मॉइस्चराइज करने के लिए, बाइंडर, एडहेसिव कि वो जो कण है दवा के वो आपस में इकट्ठा हो सके, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज टैबलेट बनाने के लिए आवश्यक है। तो बाइंडर और एडहेसिव के रूप में अकेसिया, जिलेटिन, स्टार्च, पेस्ट, पोविडीन यूज करते हैं। लुब्रिकेंट के रूप में स्टेरिक एसिड, टैल्क, वेजिटेबल ऑयल, कैल्शियम स्टेरेट एक्सेट्रा यूज करते हैं। ग्लाइडेंट के रूप में स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा यूज करते हैं। डिसइंटीग्रेंट के लिए स्टार्च, सेलुलोज, क्लेज, मिट्टियां, क्रॉस लिंक पॉलीमर। कलरिंग एजेंट के रूप में डाई माने रंगने वाला पदार्थ या लेक्स यूज करते हैं। और स्वाद के लिए फ्लेवर्स यूज करते हैं, जैसे फ्लेवर सिरप यूज करते हैं और स्प्रे ड्राइड सिरप्स यूज करते हैं। स्वीटनर्स के रूप में मैनिटॉल और सैकरीन यूज करते हैं। तो बच्चों ये जो है ना ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, मगअप करनी पड़ेगी, है ना। ये नाम और इनके एक एक दो एग्जाम्पल जितने आपसे याद हो सके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए देखिए अलग तरह के ये फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। सॉल्वेंट लिक्विड डोजेस फॉर्म में सबसे बड़ी बात तो विलायक होना चाहिए। तो विलायक के रूप में वाटर यूज कर सकते हैं, अल्कोहल, एसिटिक एसिड और सिरप यूज कर सकते हैं। बफर कौन होता है जो पीएच को मेंटेन करता है। तो फॉस्फेट बफर, क्योंकि लिक्विड सॉल्वेंट में हमेशा रिएक्शंस होती हैं, बफर उसमें डालना ही पड़ता है जो पीएच मेंटेन करे। तो एसिटिक बफर, सिट्रिक एसिड, फॉस्फेट बफर ये सब यूज कराते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के लिए क्या यूज करते हैं, बेंजिल अल्कोहल, फेनॉल यूज करते हैं। एंटी फोमिंग मतलब उसमें झाग ना बने तो उसके लिए अल्कोहल, पैराफिन ऑयल, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, ठीक है। थिकनिंग एजेंट मतलब गाढ़ा करने के लिए उसे मेथिल सेलुलोज यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज यूज करते हैं। ह्यूमक्टेंट्स के लिए आपका ह्यूमिडिटी मेंटेन करेंगे, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल यूज करते हैं। चिलेटिंग एजेंट जैसे डाइसोडियम EDTA, चिलेटिंग एजेंट क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होने देता है, चिलेट बना देता है उस मॉलिक्यूल का, उसे सुरक्षित रखता है। तो उसके लिए EDTA और सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड यूज करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट सिट्रीमाइड और मैक्रोगॉल, एस्टर एक्सेट्रा। स्वीटनिंग एजेंट यहाँ पे भी सुक्रोज, सॉर्बिटॉल और सुक्रालेज है, एक एक्स्ट्रा आ गया आपका। तो ये भी बच्चों ये मैं आपको इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इसमें आपको बस याद करना पड़ेगा। जितने आपको ये हेडिंग याद हो जाए ना, जितनी याद हो जाए लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए 3, 4, 5 वो याद कर लें। और उन तीनों चारों हेडिंग के अंदर के जो एग्जाम्पल्स हैं जितने आपसे याद हो सके 1, 2 इतने याद कर लें, अपने नोट्स बना लें, ठीक है। फिर आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं देखूं क्या मैसेज है। आप वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ऑल राइट है, ओके ठीक है ठीक है। आप अपना जिसको भी वॉइस का प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करिए कि अपना ईयरफोन वगैरह जहां से भी आप सुन रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपको ऐसे ये हेडिंग जितनी याद हो जाए, सॉल्वेंट, बफर, एंटी माइक्रोबियल, प्रिजर्वेटिव, ठीक है, ये सारी जितने आपको याद हो जाए उतनी हेडिंग से याद करिए। उसके अंदर के 2-2, 3-3, 1-1 जितने आपसे याद हो सके उतना आपको रटना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में मैं नहीं डाल सकती हूँ, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैं भी अगर आपकी क्लास में होती मुझे भी याद करना पड़ता। अब आया सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म समझते हो, जैसे कि जो आपके कुछ ऐसे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि
आपके जो जिलेटिन कैप्सूल होते हैं ना कि उसमें लिक्विड भी भरा हुआ है और वो ऊपर से उनके ऊपर सेल भी है, तो ये सब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। और बाकी ये ऑइंटमेंट्स वगैरह आपके ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं, जैसे जो आप आयोडेक्स वगैरह लगाते हो, ये सब सारी चीजें ना ये लिक्विड है ना ये सॉलिड है, तो ये बीच में है, तो ये सब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो इनको भी फार्मास्यूटिकल एड्स की आवश्यकता होती है। कोई चीज बिना फार्मास्यूटिकल सहायक चीजों के बिना नहीं बन सकती है। घर की दीवार भी बनानी है तो आपको क्या चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट्स चाहिए। तो उसी तरह से ये सब बनाने के लिए दवाओं को, चाहे वो लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाओ, चाहे सॉलिड, चाहे सेमी सॉलिड, सबके लिए आपको सहायक वस्तुएं चाहिए, सहायक पदार्थ चाहिए। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए सहायक पदार्थ हैं प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, सॉल्युबलाइजर्स और जेलिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये तो मेन हेडिंग है, आपको याद करनी है। इनके अंदर के एग्जाम्पल है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जो सामान को सुरक्षित, उस पदार्थ को सुरक्षित रखता है। ठीक है, जो भी पदार्थ है उसमें कोई माइक्रोबियल रिएक्शन ना हो, माइक्रोब्स उसको खराब ना करें, डेट्रियोरेट ना करें उस पदार्थ को सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, उसमें कोई अभिक्रिया ना हो जिससे कि वो पदार्थ खराब हो जाए। तो प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व करते हैं किसी भी पदार्थ, किसी भी दवा को, या जिस भी चीज में वो ऐड किए जा रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखते हैं। तो प्रिजर्वेटिव के रूप में सेमी सॉलिड में कौन है, बेंजिल अल्कोहल है, सोडियम बेंजोएट है और प्रोपाइल पैराबेन एक्सेट्रा यूज किए जाते हैं। तो इसमें से जो आपको एक दो नाम याद हो जाए कर लें। एंटीऑक्सीडेंट जो है फ्री रेडिकल का रिएक्शन ना होने दें, इलेक्ट्रॉन्स को लूज ना होने दें और लूज इलेक्ट्रॉन के द्वारा अभिक्रिया ना होने दें, उन्हें कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो उसके लिए ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन यूज होता है और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल एनिसोल यूज होता है। ठीक है, ये नाम आपको इनमें से एक याद हो जाए, दो याद हो जाए, बहुत अच्छा, जो भी आप याद कर सको। सॉल्युबलाइजर जो घुलनशीलता बढ़ाए वो कौन है, लैनोलिन है, कोलेस्ट्रॉल है, एक्सेट्रा है। ठीक है, ये घुलनशीलता बढ़ाएंगे उसकी, उस पदार्थ की जितना घुलनशील होगा उतनी जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब होगा। जेलिंग एजेंट पेम्युलिन है, जेंथिन गम है, एक्सेट्रा, ये जेलिंग एजेंट जेल जैसी संरचना देंगे। देखते नहीं हो आप विक्स वेपोरा भी देखो, मतलब जेल जैसी चीजें, या कई बार ऐसे आपके जेलिंग एजेंट के रूप में और एग्जांपल में क्या दूं, जो ट्रांसपेरेंट आपको चीजें दिखती हैं, जिनकी जेल प्रॉपर्टी की तुरंत लगाए तुरंत वो इवापोरेट हो गए और कोई चिकनाई भी नहीं दे रहा है वो। ठीक है, तो इस तरह की जेलिंग एजेंट कौन होंगे, प्यूम्यूलिन होगा और जेंथिन गम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा। यहाँ ये भी आप लोगों को बोरिंग लगेगा बिकॉज ये सब रटना है आपको, एक एक दो दो जो याद हो जाए वो आप कर लेना। व्हाट इज कलरिंग एजेंट, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं कलरिंग एजेंट पे। कलरिंग, स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, एक दो दो चार चार नंबर जिस हिसाब से उन्हें देना होगा देंगे जरूर एग्जाम में, क्योंकि इजी भी है और मार्क्स गेनिंग है। व्हाट इज कलरिंग एजेंट, जो आप कैप्सूल खाते हो या सिरप पीते हो, कोई सिरप लाल रंग की है, कोई पीले रंग की है, ठीक है, कोई एकदम ट्रांसपेरेंट कलर की है, या कैप्सूल्स हैं, कोई पीली है, कोई लाल है, कोई भूरी है, अलग अलग कलरिंग एजेंट ना। उन्हें क्यों कलर देने से वो दवा हमें सुंदर दिखने लगती है, अच्छी दिखती है, हम इजीली उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। अब गंदा सा कलर होगा तो आपको उसे खाने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है, तो व्हाट इज कलरिंग एजेंट, गिव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कलरिंग एजेंट क्या होते हैं, उनका क्या फायदा और क्या नुकसान है। कलरिंग एजेंट आर मेनली यूज्ड टू इम्पार्ट अ डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस टू द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। कलरिंग एजेंट मुख्य रूप से इम्पार्ट मतलब भागीदारी लेते हैं, डिस्टिंक्टिव एक स्पेशल प्रकार का, अपीयरेंस लुक देने में। ठीक है, उनका बाहरी आकृति या बाहरी स्वरूप देने में, अपीयरेंस किसे, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को। तो कलरिंग एजेंट वह पदार्थ होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस देने में सहायता करते हैं, उनको एक विशेष प्रकार का रंग रूप देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं कलरिंग एजेंट। आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है कलरिंग एजेंट की, फार्मास्यूटिकल एड की जो प्रॉपर्टी वो यहीं लिख सकते हो, अगर वो एक बार याद कर ली वो यहाँ पे भी चलेगी। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, उसका कोई जहरीला असर ना हो, कि पता है हम दवाई खा रहे हैं, उस दवाई में ऊपर लाल रंग चढ़ा हुआ है, वो लाल रंग हमारे शरीर में जाके हमें इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया, बीमार कर दिया। तो इसीलिए कलरिंग एजेंट को कभी भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए।
फ्री फ्रॉम हार्मफुल इम्प्योरिटी, उसमें कोई भी अशुद्ध तत्व नहीं मिला होना चाहिए, क्योंकि इम्प्योरिटी होगी तो बॉडी में इन्फेक्शन करेगी। हैव नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, और उसका शरीर की किसी भी गतिविधि पे, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नेत्र की क्रिया, मतलब शरीर में जितने भी कार्य शरीर करता है उस पे उसका कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, ना वो उसको घटाए ना वो उसको बढ़ाए शरीर की क्रियाओं को। तो फिजियोलॉजिकल का रोल का मतलब शरीर की क्रियाओं पे उस फार्मास्यूटिकल कलरिंग एजेंट का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। अनअफेक्टेड बाय लाइट, उस पे प्रकाश से भी कोई रिएक्शन ना हो, कोई प्रकाश की किरणों से उस पे कोई प्रभाव न पड़े। अनअफेक्टेड बाय रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अनअफेक्ट मतलब उस पे कोई प्रभाव न पड़े किसी भी रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइज एजेंट का। मतलब जो ये सब आप लोग जानते होंगे, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाले, ठीक है। तो उनका भी ऐसे किसी तत्व का जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग है, उनका भी कोई प्रभाव न पड़े उस कलरिंग एजेंट पे। अगर पड़ा तो वो कलरिंग एजेंट अपनी मेन स्वरूप को बदल देगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो वो बदल जाएगा ना, उसकी रासायनिक स्वरूप बदल जाएगा, केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो मे बी वो केमिकल स्ट्रक्चर रूपांतरित हुआ है, बदला है, वो शरीर के लिए हानिकारक हो। तो इसलिए उसको कभी भी किसी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्रभावित नहीं होना चाहिए। डज नॉट इंटरफेयर विद टेस्ट, ठीक है। इसको किस इंटरफेयर का मतलब हम जब दखलंदाजी ना करें, जो भी टेस्ट वगैरह हैं उनसे, मतलब शरीर में होने वाले, जैसे मान लो उस दवा का जो भी प्रभाव है, उन प्रभाव से उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि पता चले उसको उस कलरिंग एजेंट की वजह से उस दवा का प्रभाव घट या बढ़ गया। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। कलरिंग एजेंट कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, ऑर्गेनिक डाइज एंड देयर लेक्स, जो रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त होते हैं वो रंग। नेचुरल कलर या वेजिटेबल एंड एनिमल कलर, या तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले कलर जैसे कि वनस्पतियों से और जानवरों से। इनऑर्गेनिक और मिनरल कलर, जो मिनरल्स से, खनिज लवणों से प्राप्त होते हैं वो कलर। तो 3 प्रकार के कलर होते हैं। नेक्स्ट आया व्हाट इज फ्लेवरिंग एजेंट एंड ऑल्सो गिव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं? फ्लेवर माने स्वाद देने वाला तत्व, ठीक है, उसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। They tend to change the disagreeable taste of drugs into agreeable taste. Disagree का मतलब जो आपको अच्छा न लगे, agree का मतलब जो आपको अच्छा लगे। तो फ्लेवरिंग एजेंट क्या करते हैं? जो बहुत कड़वी दवा होती है जिसका स्वाद कतई अच्छा नहीं लगता है, उसके स्वाद को अच्छा कर देते हैं। अगर हम कोई कड़वी दवा है उसमें हमने फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया, पहले वो दवा ऐसे खा रहे थे स्वाभाविक उसी के मूल स्वरूप में, तो हम उसे थूक दे रहे थे क्योंकि इतना गंदा घटिया टेस्ट है। लेकिन अगर उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया तो अब हम उसे अपनी जीभ पे रख सकते हैं, हमें उसे उल्टी नहीं आ रही और उसे हम खा सकते हैं। तो इसलिए फ्लेवरिंग एजेंट वो होते हैं जो डिसएग्रीएबल टेस्ट को अग्रीएबल टेस्ट में बदल दें, ठीक है। दिस विल इंक्रीज पेशेंट्स कंप्लायंस एंड मेक देम मोर स्वीट और टेस्टी। ये पेशेंट कंप्लायंस, जो भी छोटा बच्चा है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है या कोई जिद्दी बच्चा है कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये अच्छा नहीं है, है ना, तो उन व्यक्तियों की कंप्लायंस, उनकी सुविधा को बढ़ाता है। वो जो जिद्दी बच्चा, नहीं अच्छा टेस्ट होगा तभी खाएंगे, है ना। छोटे बच्चों को टॉफी खिला खिला के दवाई खिलाई जाती है, अच्छा 1 चम्मच दवा खाओ तो फिर एक छोटी सी चॉकलेट खा लो, है ना, तो उन्हें ऐसे फंसाया रहता है ना। तो फ्लेवरिंग एजेंट क्या करता है? पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ा देता है कि वो आसानी से उसे ग्रहण करने योग्य बन जाती हैं और मेक देम मोर स्वीट और टेस्टी, और उसको बहुत ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट बना देते हैं। तो कोई भी ऐसी दवा को खाना चाहेगा। दवा और वही करेला, वो भी नीम चढ़ा, है ना। दवा ऐसे ही किसी को खाने का मन नहीं करता, वो कड़वी हो तो और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फ्लेवरिंग एजेंट क्या कर रहा है? उसे स्वादिष्ट बना दे रहा है, जिससे व्यक्ति उसे खाने के लिए एग्री कर जाते हैं। अब दिस कैन बी डन बाय वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज, अब कैसे हम स्वाद को बढ़ा घटा सकते हैं? साल्टी कर सकते हैं, जैसे कि नमका कर दें, उसे नमकीन कर दें। एप्रीकॉट आपको पता है, ठीक है, एप्रीकॉट वगैरह, बटर स्कॉच, पीच, नाशपाती है, अखरोट है, बटर स्कॉच है, इन सब का जो साल्टी
गुण है उसको ये अगर मिला देंगे हम एप्रिकॉट, बटर स्कॉच और पीच को, तो वो साल्टी नमकीन स्वाद देगा। बिटर अगर कड़वा करना है तो चॉकलेट मिला दो, उसमें मिंट मिला दो, पैशन फ्रूट मिला दो, ठीक है, तो उससे वो करछाने वाले बन जाएंगे। चॉकलेट कभी डार्क चॉकलेट खाओ, वो टेस्टी थोड़ी ना लगती है डेयरी मिल्क की तरह, वो बहुत मतलब अजीब सी करछाने जैसा स्वाद आता है उसका, वैसा बिटर, ठीक है, कड़वा करछाने का स्वाद। स्वीट, स्वीट करने के लिए आपको उसमें वनीला डालना होगा, फ्रूट्स डालने होंगे, बेरीज, जैसे बेरीज कितनी सारी हैं, बेरीज तो आपका ये भी है, क्या कहते हैं, जामुन है, आपके ये अंगूर है, ये सब बेरीज हैं, ठीक है। सोअर करना है, खट्टा करना है, तो क्या डालना है, सिट्रस फ्रूट्स डालने हैं, संतरा वगैरह, है ना, रेसेपबेरी डालना है, ठीक है, रेसेपबेरी वगैरह, वो जो रेड कलर का एक होता है ना रेसेपबेरी, ये सब में खट्टापन होता है, इसको अगर आप डालोगे स्ट्रॉबेरी, रेसेपबेरी, तो इससे आपको क्या होगा, खट्टापन आएगा। तो इस तरह से हम इन पदार्थों को मिला के हम क्या कर सकते हैं, स्वाद में बदलाव कर सकते हैं, उन्हें साल्टी, बिटर, स्वीट, सोअर ये बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट को वर्गीकृत किया गया। स्वीटनिंग एजेंट सुक्रोज होता है, सॉर्बिटॉल होता है और सैकरिन सोडियम होता है, 3 तरह के। सुक्रोज कैन बी यूज्ड इन सिरप, इलिक्जर्स, लॉजेंजेस, जैसे आप विक्स की गोली लो, खांसी दूर करो, वो लॉजेंजेस हैं। इलिक्जर्स जो होते हैं वो अल्कोहल में बनते हैं, जैसे कि आप माउथ वॉश वगैरह, गार्गल वगैरह करते हो ना, वो चीजें। और सिरप तो आपको पता है, इतनी सारी सिरप बचपन से पिला रहे हैं माँ बाप, ठीक है। तो ये सुक्रोज जो है इन चीजों में, सिरप, इलेक्जर, लॉजेंजेस में प्रयोग होता है। सॉर्बिटॉल होते हैं, सैकरिन, सोडियम, ये सारे स्वीटनिंग एजेंट हैं। फ्लेवर्ड सिरप क्या होते हैं, फ्रूट फ्लेवर्ड सिरप, जो कभी भी देखना भूख को बढ़ाने के लिए जो सिरप्स होते हैं उनमें हमेशा ऐसा लगता है कि फलों की खुशबू आ रही है, ठीक है। फ्रूट फ्लेवर्ड सिरप जैसे कि ब्लैक करंट, ब्लैक करंट क्या होता है पता है, अंगूर काला वाला ब्लैक करंट, इसका आइसक्रीम का भी फ्लेवर होता है ब्लैक करंट का। रेसेपबेरी, लेमन, ऑरेंज, ये सारे क्या स्वाद होते हैं। कोकोआ सिरप क्या होता है, कोकोआ सिरप आप समझ रहे हैं, कैफीन से संबंधित। इट इज यूज फॉर मास्किंग द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग्स, जो कड़वा टेस्ट है उसको दूर करने के लिए उसमें ये कोकोआ मिला दिया जाता है, ठीक है। पीडियाट्रिक्स के लिए, पीडियाट्रिक्स मतलब छोटा बच्चा, जीरियाट्रिक मतलब बूढ़ा व्यक्ति, तो छोटे बच्चे कड़वा चीज तो एक्सेप्ट करते नहीं है, तो उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें कोकोआ सिरप मिलाया है। एरोमेटिक ऑयल्स जैसे वोलाटाइल ऑयल्स हैं, कैरावे है, सिन्नामॉन है, जिंजर है, लेमन ऑरेंज है, ये सब एरोमेटिक ऑयल्स हैं, ये मिलाए जाते हैं फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में स्वाद को इनहांस करने के लिए। सिंथेटिक फ्लेवर्स जो है वेनिलीन है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं की तरह मिलता है। तो आपका ये क्लासिफिकेशन हो गया स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स का। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। दे आर एडेड इन अ प्रिपरेशन टू हाइड और मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द मिक्सचर। ये किसी प्रिपरेशन में क्यों मिलाए जाते हैं स्वीटनिंग एजेंट, हाइड मतलब छुपाने के लिए या ढकने के लिए उसके कड़वे टेस्ट को, ठीक है, उसके कड़वे टेस्ट को छुपाने या ढकने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जो स्वीटनिंग एजेंट होते हैं किसी भी दवा के कड़वे टेस्ट को ढकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और साथ में क्या होता है, कॉमनली वी यूज शुगर एज ए स्वीटनिंग एजेंट। हम जो स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं वो कौन सा है, शुगर है, चीनी, उससे हम मीठा करते हैं साधारणतया किसी भी दवा को। देयर आर मेनली 2 कैटेगरी ऑफ स्वीटनर्स। अब स्वीटनर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल सोर्स से मिलने वाले और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल मतलब जो केमिकल रिएक्शन से जो स्वीटनिंग एजेंट मिले हैं, मीठा करने वाले एजेंट, वो रासायनिक अभिक्रियाओं से मिले या प्राकृतिक सोर्सेस से मिले, फ्रूट वगैरह से, ठीक है, या आपके जो गन्ना वगैरह है उससे कितना ज्यादा चीनी बनता है, हाँ, ये नेचुरल सोर्स है। अब ये दे कैन बी यूज टू स्वीटन कैंडीज, ड्रिंक्स, टूथपेस्ट। अब कैंडीज जो होती है, दवा की गोलियां होती है, छोटे बच्चों के लिए कैंडी के रूप में बनाई जाती है कि जिससे वो कलरफुल हो, टेस्टी हो, वो उन्हें एक्सेप्ट कर सकें, उन्हें मीठा करने के लिए। ड्रिंक्स होते हैं, उन्हें मीठा, टूथपेस्ट को मीठा करने के लिए। ऐसे दवाओं से युक्त टूथपेस्ट करोगे मुंह में अजीब सा टेस्ट आएगा। कभी पूरा फुली मेडिकेटेड टूथपेस्ट करो
आपको एकदम अच्छा नहीं लगेगा ब्रश करने में, तो इसलिए उन्हें मीठा करने के लिए उसमें स्वीटिंग एजेंट डालते हैं। एस्पार्टम यूज एज ए टेबल टॉप स्वीटनर। एस्पार्टम एक तत्व है, एक पदार्थ है जो कि स्वीटनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दे कैन ऑल्सो यूज एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है, अब जो आपके एस्पार्टम है ये एक प्रिजर्वेटिव के रूप में भी, प्रिजर्वेटिव कौन, जो किसी चीज को सुरक्षित रखता है, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फ्री रेडिकल रिएक्शंस नहीं होने देता। दे आल्सो प्रोवाइड विस्कोसिटी टू द प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को विस्कोसिटी भी देते हैं, ठीक है, थोड़ा गाढ़ापन देते हैं। तो ये स्वीटिंग एजेंट के बारे में हो गया। भाई स्वीटिंग एजेंट गाढ़ा तो करेगा ही, चीनी का घोल है तो, और एस्पार्टम स्वीटनिंग एजेंट अगर ले लिया तो वो एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करेगा। अब व्हाट इज प्रिजर्वेटिव, व्हाट आर देयर टाइप्स, देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है बच्चों, ये जो ऑनलाइन क्लास है इसमें आपको सारे नोट्स दे दिए जा रहे हैं, छोटे सारी चीजें बता दी जा रही है, इससे आप नोट्स बना के याद कर लेंगे, 100% आपको फायदा मिलेगा। अब आप लोग बहुत सीरियस होके पढ़िएगा, 1 महीना है आपके पास, ठीक है। व्हाट इज प्रिजर्वेटिव, व्हाट आर देयर टाइप्स एंड देयर एडवांटेज डिसएडवांटेज। प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल सब्सटेंस। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, यूज्ड टू प्रिजर्व ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम डिके और स्पॉइलेज बाय प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल अटैक। प्रिजर्वेटिव रासायनिक पदार्थ होते हैं, यूज टू जिनका प्रयोग प्रिजर्व सुरक्षित करने के लिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मतलब आपकी दवाओं को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। किससे सुरक्षित करने के लिए, फ्रॉम डिके और स्पॉइलेज खराब होने से, और कैसे, बाय प्रिवेंटिंग रोक के, क्या रोक के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवाणुओं के अटैक से बचाते हैं, जिससे कि वो सुरक्षित रहें, अपनी नॉर्मल रूप में रहें, जिससे उनका जो असर है वो होता रहे। अगर माइक्रोबियल अटैक हो गया आपकी उस दवा मतलब उस जो भी सिरप आप पी रहे हैं या कोई भी दवाई खा रहे हैं, तो वो फिर उसका असर नहीं रह जाएगा उस दवा का। इसलिए प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व करने का काम करते हैं, सुरक्षित करने का काम करते हैं माइक्रोबियल अटैक से। किसे, आपकी दवा को, आपके दवाई के पदार्थ को, जो भी, क्योंकि हम यहाँ फार्मास्यूटिकल एड की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पेप्सी कोला और क्या कहते हैं ब्रेड वेड की बात नहीं करेंगे, बटर की बात नहीं करेंगे। मार्केट में मिलता है ना, उसमें सब में भी प्रिजर्वेटिव मिला रहता है। अमूल बटर ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, सब में लिखा होता है प्रिजर्वेटिव, तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव मिला रहता है, तभी तो दुकान में इतने दिन तक रहता, खराब नहीं होता है, सड़ता नहीं है। माइक्रोब्स क्या करेंगे, सड़ा गला देंगे, खराब कर देंगे। हम यहाँ फार्मास्यूटिकल एड्स की बात करें तो दवाओं को जो ना खराब होने से बचाए, माइक्रोबियल अटैक से, फफूंदी फंगस लगने से बचाए, डीके स्पॉइलेज होने से बचाए, दैट आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, दे इम्प्रूव द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स। अब भाई जब कोई चीज गलेगी सड़ेगी नहीं, आप उसे अच्छे से रख रखाव करोगे तो क्या होगा। अब जैसे खाना ही है आजकल का सिंपल एग्जाम्पल, आप बार बार गर्म करेंगे और फ्रिज में रखेंगे तो वो 1 दिन का खाना 2 दिन चल सकता है ना, क्योंकि आपने उसकी हैंडलिंग सही की। तो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, उस दवा में अगर प्रिजर्वेटिव मिला दिए जाते हैं तो उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है, जैसे 1 साल तक खाओ तो उसका असर मिलेगा, या हर दवा की एक वैलिडिटी होती है ना, कि एक्सपायरी होती है, इसके बाद उसका असर नहीं है, क्योंकि तब उसमें माइक्रोब का संक्रमण हो सकता है। तो प्रिजर्वेटिव मिलने से क्या होता है, सेल्फ लाइफ ड्रग की बढ़ती है। और कैसे बढ़ती, बाय डिक्रीजिंग और लोवरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, क्योंकि वो घटा देते हैं, बहुत कम कर देते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं आपके उस दवा का, उस इंग्रेडिएंट का, एक्टिव इंग्रेडिएंट का, जिससे कि आपको आपकी बीमारी में निदान में मदद मिल रही है। एंड रिड्यूसिंग माइक्रोबियल प्रोडक्शन, और माइक्रोब भी उसमें प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, माइक्रोब जितने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा आपकी दवा खराब होगी, तो माइक्रोबियल प्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर दे रहा है। नीड ऑफ प्रिजर्वेटिव, क्यों जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, हमें अपनी दवा को बचा के रखना है। टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक, दवा को माइक्रोब सूक्ष्म जीवाणुओं के संक्रमण से बचाने के लिए। टू स्टेबलाइज द प्रोडक्ट पे अगर कोई अटैक नहीं होगा, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस नहीं होंगी, तो वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, स्थिर होगा। टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है, जो उसका वास्तविक जीवन काल है, वो बढ़ेगा,
क्योंकि भाई जब उसमें कोई संक्रमण नहीं हो रहा, वो खराब नहीं हो रही, तो उसकी आयु लंबी होगी ना उस दवा की, ज्यादा दिन तक वो अपना एक्शन दे सकेगा शरीर पर। टू इनहांस एक्टिविटी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग, और क्या करेगा प्रिजर्वेटिव, उस दवा की सक्रियता को, उसके प्रभाव को बढ़ाएगा, खराब नहीं होने देगा तो बढ़ाएगा भाई। प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल प्रिजर्वेटिव, क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे प्रिजर्वेटिव के, मस्ट बी इफेक्टिव, वो प्रिजर्वेटिव का प्रभाव हो, मतलब माइक्रोब से लड़ने में वो सक्षम हो, ऑर्डरलेस हो, उसकी कोई सुगंध दुर्गंध ना हो, स्टेबल हो, ये नहीं कि बार बार उसका रासायनिक स्वरूप बदल रहा हो, वो स्थिर हो, जल्दी से ऑक्सीडाइज रिड्यूस ना हो, इलेक्ट्रॉन लेने और देने में ना लग जाए, स्टेबल रहे उसका केमिकल स्ट्रक्चर, नॉन टॉक्सिक, नॉन रिएक्टिव, ना वो जहरीला हो और ना ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, हाईली सॉल्युबिलिटी हो, उसकी हाई सॉल्युबिलिटी हो, अच्छे से घुलनशील हो आपके उस दवा में, कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब सस्ती हो, ये नहीं कि इतनी महंगी हो आप उसे खरीद ही ना सके, टेस्टलेस हो, उसका कोई स्वाद ना हो, कंपेटिबल विद ड्रग कंपोनेंट, और कंपेटिबिलिटी हो, ठीक है, मतलब आटे को पानी से गूंथ सकते हो, लेकिन क्या आटे को मिट्टी से गूंथ लोगे, नहीं ना, वो उसकी कंपेटिबिलिटी नहीं है। तो वो जो प्रिजर्वेटिव हो उसके उस दवा के कंपोनेंट के साथ अच्छी दोस्ती हो, अच्छे तरह से वो उसके साथ मिल घुल सके, है ना, ये कंपेटिबिलिटी का मतलब जोड़ हो, कंपेटिबल का मतलब जोड़ हो उसका, उससे मेल हो, इस तरह का प्रिजर्वेटिव हो। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कितने तरह के प्रिजर्वेटिव है, एक तो पहला एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव, दूसरा एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तीसरा चिलेटिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन ना होने दे आपकी दवाओं का, एंटी माइक्रोबियल जो आपकी दवा को माइक्रोब से सुरक्षित करें, चिलेटिंग एजेंट जो आपकी दवा के चारों तरफ घेरा बना दे, उसको पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दे। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे प्रिजर्वेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, प्रिजर्वेटिव कहाँ से मिल रहे हैं, उस सोर्स पे, नेचुरली ऑब्टेन, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनने वाले, ठीक है। थैंक यू बच्चों। तो आपकी स्लाइड आज की तो खत्म हो गई। अब आप मुझे, अगर आपको कोई डाउट्स हैं, संकेत जी, संकेत जी कहाँ हैं आप? जी बताएं। हेलो, नमस्ते मैम। हेलो जी हाँ बताइए संकेत जी। नमस्ते, आवाज आ रही है क्या आपको? जी मुझे आ रही है संकेत जी। हाँ, तो मैम मैं क्या बोल रहा था, आपने मुझे पिछले टाइम बोला था ये करते करते एक पॉइंट करो, तो मैं अभी इस पे ही फोकस करूँ ना, अभी वो मत करूँ ना? हाँ, ये तो एक स्लाइड है बेटा, आपके पास इतना टाइम तो मिल जाएगा इसको तैयार करके, एक क्वेश्चन तैयार करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ में जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस हैं मुस्कान शर्मा मैम के, तो उसमें से आप देख के अपना तैयार करो ना, क्योंकि अब 1 महीना है बच्चा, ज्यादा समय नहीं है पढ़ने का। हाँ, एक्चुअली मैम मैं ना, आप जो दे रहे हो ना वो भी बहुत ऐसा लंबा हो रहा है, यानी मतलब दिन भर जा रहा है, बाद में रात में नया स्टार्ट होता है, तो उसको रिवीजन वगैरह उसका भी थोड़ा चालू। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, आपकी अपनी सुविधा है, सबकी अपने काम करने का तरीका होता है, तो आपको जिसमें बेहतर महसूस होता है याद करने में, आपको जैसे सही लगता है आप वैसे याद करिए, सबकी अपनी क्षमता होगी। तो मैम अगर है ही सिर्फ किए तो आपके हिसाब से क्या है, परसेंटेज तो आएगा क्या? सही है। प्रिजर्वेटिव्स मतलब ये फार्मास्यूटिकल एड, पता है कैसे पूछेगा फार्मास्यूटिकल एड को, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले फार्मास्यूटिकल एड या प्रिजर्वेटिव, ये सब बहुत देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिजर्वेटिव का राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रिजर्वेटिव, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्वीटनिंग एजेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लावरिंग एजेंट, ये सब आए हुए प्रश्न, ठीक है। हाँ यस मैम, अगर है ही करेंगे तो हमारे मतलब परसेंटेज तो इतना तो आ ही जाएगा ना, अच्छे आएंगे, पास हो जाएंगे, यानी पास के ऊपर ही आएंगे ना, क्योंकि पास के ऊपर ही आएंगे, क्योंकि पासिंग का सोचा तो फिर वो पास भी नहीं हो गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे आएंगे, अच्छे आएंगे। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, तो है ही करेंगे तो चलेगा ना, और ऐसे लिखना ही लिख के ही याद करें ना, यानी मतलब आप PDF लिख के याद करिए, वो बहुत अच्छे जी।
क्योंकि पीडीएफ भी आप यानी पीडीएफ के लिए भी अपना टाइम नहीं है यानी अभी प्रोवाइड करने के लिए। एक्चुअली सब लोग पीडीएफ मांग रहे हैं ग्रुप में, इसके लिए तो पीडीएफ के लिए उदित सर आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप परेशान मत हो, पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके चलेगा मैम, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ वेलकम। अर्चित जी एक मिनट, अर्चित जी बताएं कहाँ गए आप? अर्चित जी बताइए। हेलो मैम। मैम जी बताइए। लुब्रिकेंट एंड जो ग्लाइडेंट्स होते हैं मैम, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म में मिलाते हैं मैम, उनका क्या है कि मैम मुझे समझ में नहीं आता मैम। क्या लुब्रिकेंट और कौन? ग्लाइडेंट्स। ग्लाइडेंट्स जब हम टैबलेट पढ़ेंगे ना, ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं और ग्लाइडेंट। एक्चुअली पता है टैबलेट बनाने के लिए क्या होता है, पाउडर चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी दवा है, मान लो कोई समुद्री जीव है, उससे उसकी खोल को हमने उतारा और उसे कूट दिया क्योंकि वो कैल्शियम का सोर्स है। अब हमें कैल्शियम की गोली बनानी है, तो अभी वो ना बहुत ही रफ है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी, मतलब वो जो पाउडर है ना वो इतने आसानी से फ्लो नहीं होगा, मतलब उसे हमें साँचे में डालना है तो उसकी जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी होगी, जैसे आप बालू वगैरह देखो, सैंड, वो कितने अच्छे से फ्लो होता है क्योंकि वो इतना महीन और इक्वल साइज का है। तो फ्लोइंग प्रॉपर्टी पाउडर की बढ़ाने के लिए हमें ग्लाइडेंट डालना पड़ता है। ग्लाइडेंट माने सरकने वाला। लुब्रिकेंट क्यों डालना पड़ता है? अब देखो गोलियां बनानी है, हमें गोलियां बनानी ना, टैबलेट बनानी छोटे छोटे अलग अलग साइज के। तो जैसे आटा गूंथते हो ना, तो आटा गूंथने के लिए पानी लगता है, तो इसमें आटा गूंथने के बराबर पानी नहीं डालते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पानी उसमें डालते हैं कि जिससे उनमें थोड़ा वो मॉइस्चर कर लेगा। तो मॉइस्चर कर लेगा तो फिर हम साँचे में उसे डालेंगे ना, तो वो साँचा मोल्डिंग साइज जो भी, जिस भी साँचे में चौकोर शेप का होगा, गोल शेप का होगा, उसे वो इजिली अटेन मतलब रिसीव कर पाए, उस आकार में बन पाएगा। इसलिए लुब्रिकेंट डालते हैं। और भी कई चीजें लुब्रिकेंट नमी देने के लिए, उसे मॉइस्चर करने के लिए, उस आपकी दवा के इंग्रेडिएंट को, इसलिए प्रयोग होता है। और इसको और अच्छे से तब समझोगे बेटा जब आपको टैबलेट पढ़ाई जाएगी, और बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ओके मैम। अभी तो कुछ समझ में आया ना, एक रफ आइडिया तो मिला ना? यस मैम, हाँ मिल गया ठीक। ओके हाँ जी, अजय कुमार जी जी बताइए। जी बताइए अजय जी। मैम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो मिल सकते हैं? जी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं मैम पीडीएफ के रूप में? देखिए प्रीवियस आपका ये जो फर्स्ट ईयर में जो नया सिलेबस आया ना, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पेपर्स नहीं मिलेंगे क्वेश्चन पेपर, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आपका एग्जाम होगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट ये जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो तो आपको इंटरनेट पे भी मेरे हिसाब से मिल सकते हैं। बाकी जितने भी अनसॉल्व आपके भी यहाँ पे भी जो स्टेशनरीज होंगी वहां पे आपको अनसॉल्व मिल जाएगा कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का अनसॉल्व दे दीजिए, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। और बाकी उदित सर जी भी अगर प्रोवाइड करा रहे होंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, आप उनके सामने ये बात रखिए, ठीक है। और बाकी आप अपने आसपास की स्टेशनरी पे, बुक की शॉप पे जाइए, वहां पक्का से पक्का आपको मिलेगा। ओके ओके जी। अर्चित जी बताइए। मैम मेरा ये मतलब ये बताना है सभी लोगों को कि मेरे एग्जाम 21 है, मैं अपना नया पैटर्न सबको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि एक ग्रुप बनाया है कुछ लोगों ने, तो उसमें ऐड कर रखा है, तो इन लोगों को आसानी हो जाएगी मैम। जब तक 1 महीने तो इन लोगों को पैटर्न मिल जाएगा मैम। हाँ पैटर्न तो सिलेबस में पीसीआई ने भी तो दिखाया है, जो मैंने मॉडल पेपर्स कराए थे बेटा, उसमें उसी पैटर्न से तो कराया था कि कितने शॉर्ट आंसर्स होंगे, कितने मल्टीपल चॉइस होंगे और कितने लॉन्ग आंसर होंगे। तो सिलेबस अगर आप पीसीआई की साइट पे अपना सिलेबस देखोगे, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मिल रहा है। क्वेश्चन मिलना इज द अनदर थिंग ना। क्वेश्चन क्या आएंगे, इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के पैटर्न तो है कि मतलब किस तरह से सवाल पूछेगा, पैटर्न तो है, बट क्या क्या क्वेश्चंस है
उनका आइडिया तो अब आप ही फर्स्ट ईयर हो, आप ही के समय पे सिलेबस बदला है तो वो यस अलग है। बट हम लोग अपना, क्योंकि ये बी फॉर्म के आधार पे आपकी सिलेबस बदला है डी फार्मा का, तो हम अपने जी। एक्सपीरियंस के हिसाब से जो प्रश्न आवश्यक हैं उन्हें ही डाल रहे हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। संकेत जी को अब क्या हो गया सर? मैंने संकेत जी से बात की थी, जय मौर्य जी से पहले कर लेती हूँ। हाँ जी बताइए। मैम कह रही थी जो लाइव क्लास चल रही है मैम, मैम नोट्स कब मिलेगा, कैसे मिलेगा मैम? ये नोट्स तो क्या कहते हैं सर अपने साइट पे देंगे। वैसे तो ये जो लाइव वीडियो है ना, आप जी मैम। स्क्रीन को पॉज कर करके आप लिख लीजिए कॉपी पे, हो सकता है तो आप, लेकिन पीडीएफ का आवश्यकता है जी तो आप मैम। सर से कहिए, सर आपको प्रोवाइड कराएंगे, उदित सर। ओके मैम, ठीक है? थैंक यू मैम। जी जय जी हमने बंद कर दिया ना? नहीं, हाँ जी, आप कौन है? अभी किसी को क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है? शिव चंद्रा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड। सोनू कुमार, जी बताएं। हेलो सोनू जी। हेलो मैम। जी जी मैम बताएं। हाँ मैम हम ये कह रहे थे कि मैम अगर आप जो क्वेश्चन मैम बता रही है वो मैम उतना सिर्फ तैयारी कर ले तो मैम अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, अच्छे नंबर आ जाएंगे। पूरी श्रद्धा के साथ आपके लिए क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, आपका नुकसान थोड़ी नहीं होने देंगे। जी मैम। जी मैम जो एचएपी है मैम, मतलब पढ़ने के बाद से मैम तो समझ में तो आता है थोड़ा बहुत, पर याद नहीं हो पाता है। एचएपी में एक काम कर सकते हैं, उसमें पास होने के लिए कुछ जरूरी यूनिट्स हैं। स्ट्रक्चर खूब याद कर लो, अगर लिखना नहीं आता है ना, एचएपी में जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनाओगे उतना आसानी से पास होगे। ठीक है, स्ट्रक्चर तो रट सकते हो, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर रट लिया, किडनी का रट लिया, लंग्स का रट लिया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आएंगे जरूर, तो अगर जितना ज्यादा स्ट्रक्चर याद करोगे उतना अच्छा रहेगा। मैम मेरे कॉलेज में मतलब हुए थे पीपी, मतलब सेशनल हुए थे मैम, तो उसमें बड़ा पुअर रिजल्ट रहा और सब में ठीक ठाक था, मतलब अच्छे था मैम। इसी में मतलब सब में पास हो गए थे अच्छे नंबर से, पर इसमें मतलब थोड़ा लो हो गया था। नहीं, वो सही से लिख नहीं पाए होंगे, थोड़ा थेरेटिकल सब्जेक्ट है ना एचएपी, बहुत बड़ा है, वास्ट है, इसलिए। जी मैम, कोई नहीं, अच्छा होगा। हम जो नोट्स आपको देंगे यहाँ पे उसमें सब आसानी से होगा और गाइडेंस मिलेगा। आप रेगुलर क्लास भी नहीं लेते रहे होंगे, इसलिए कमी रह गई। ऐसा थोड़ी ना है कि सारी दुनिया पढ़ के पास हो रही है, आप लोग क्यों नहीं होगे, सभी होते हैं। जी मैम, वो सर बोल रहे थे कि मतलब हेडिंग वाइज लिखो, मतलब हेडिंग मतलब हाँ, डाला। टीचर का चेक करने का तरीका होता है, तो वो मैम सर मैम जानती है, सर बोल रहे थे कि मतलब ऑटोमेटिक एक ही मतलब हेडिंग में सारी चीजें लिख दिए हो, इसीलिए मतलब प्रेजेंटेशन तुम्हारा सही नहीं है, ऐसे वैसे बता रहे। लिखने का तरीका ठीक नहीं रहा होगा, तो वो लिखने का तरीका हम बताएंगे ना कैसे लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न को समझो, फिर उसे प्रश्न में हमेशा जो पूछा है उसको ज्यादा से ज्यादा तुम हेडिंग दे के लिखो, ज्यादा से ज्यादा उसमें स्ट्रक्चर दे के लिखो। ठीक है, उसका फायदा नुकसान, उसके फंक्शन। एचएपी में क्या है, जो भी पूछा, मान लो किडनी पूछा, किडनी का स्ट्रक्चर बनाया, किडनी की लोकेशन बताई कहाँ उपस्थित है बॉडी में, और किडनी का कार्य क्या है। कार्य मतलब फिजियोलॉजी, एनाटॉमी माने स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी के फंक्शन, ये लिख दिया तुमने, तुम्हारा आंसर पूरा। ठीक है, धन्यवाद मैम। परेशान नहीं हो जाएगा। ठीक, थैंक यू मैम। बस संकेत जी बताइए। हेलो, सॉरी मैम। हेलो, हाँ संकेत जी बताइए। सॉरी मैम, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये था कि आप एक एक सब्जेक्ट ही पूरा खत्म कर रहे थे, क्या रोज अलग अलग सिखाओगे? अभी तो एक सब्जेक्ट ही पहले खत्म करने का है। यदि मतलब एक एक सब्जेक्ट ऐसा मतलब चालू हुआ तो कंटिन्यू वो ही चलते रहेगा? हाँ, कंटिन्यू वही चलता रहेगा, 5-4 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो मैम एक्चुअली आप ऑल चैप्टर देने वाले हो क्या, ऐसा शॉर्ट? हाँ जी, ऑल चैप्टर्स, जितने आपके चैप्टर हैं 6 की 7 आपके फार्मास्यूटिक्स में
सब पे हम क्लास देंगे। तो उसके मेन क्वेश्चन होंगे। जरूरी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ओके मैम, ओके मैं समझ गया मैम, मगर अभी आपके हिसाब से यानी ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहे आप जैसा पढ़ा रहे हो, क्या वो ऐसा लेंदी नहीं हो जाएगा रोज एक ही सब्जेक्ट लेके बैठेंगे तो? ठीक है, वो मैं देखती हूँ, सर से डिस्कस कर लूंगी, बट हम लोग ये टारगेट कैसा मैम कि है ना, आप एक 1.5 हफ्ते में 2 सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो एक दिन है एक दिन हो, तो 2 आसान गिरेगा। अच्छा ठीक है, एनाटॉमी और केमिस्ट्री पढ़ाओ, नहीं तो सोशल फार्मेसी केमिस्ट्री ऐसा पढ़ाओगे तो आसान गिरेगा। हाँ, आप लोग का दिमाग भी बदलता रहेगा। हाँ, नहीं तो एक ही लेके एक साथ तैयार होते रहेंगे। हाँ होते रहेंगे, क्योंकि एक ही लेके बैठेंगे तो नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके ओके, चलेगा ना मैम? सॉरी यार। नहीं नहीं, कोई नहीं, आपकी बात ओके सही है। ओके। हाँ जी, अब किसे पूछना है? निरंजन जी। जी निरंजन जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। हेलो हाँ, जी मैम, केमिस्ट्री की मैम रिवीजन करवा दीजिए मैम, केमिस्ट्री का पार्ट। अच्छा, केमिस्ट्री का। हाँ मैम। केमिस्ट्री में बस ये है ना कि केमिस्ट्री में मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है इतनी, इसलिए मैं सोच रही थी कि केमिस्ट्री के पर्टिकुलर टीचर आपको समझाएं, और पर मैं ट्राई करती हूँ। जी मैम, जी ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है आपने? संदीप यादव जी, बहुत देर से हैं आप। जी बताएं, बताइए संदीप जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, ये पूछा जैसे एग्जाम होता है ना, तो हम लोग जो लिखते हैं, रिटर्न करते हैं, इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिख सकते हैं मैम? दोनों में लिख सकते हैं ना हम लोग? तो लिख तो दोनों में सकते हैं अभी, बट जो है क्या कहते हैं, हाँ अभी लिख के देखिए, जैसे आपको एकदम ना आ रहा हो तब आप हिंदी में, छोड़ने से तो अच्छा है कि हम हिंदी में लिखें, है ना? बट प्रयास करिएगा कि आप लिख सकें इंग्लिश में। मैम ये थ्योरी लिखते हैं ना मैम, वो जो थ्योरी लिखी जाती है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, मतलब कुछ वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में लिखे जाते हैं वो तो इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है ना? आई मीन जो थ्योरी होती है मैम वो तो हिंदी में लिख सकते हैं ना हम लोग? हाँ लिख सकते हैं। अभी तो ऐसा कोई आया नहीं है नोटिफिकेशन कि डिप्लोमा वालों को जो लिखने का तरीका है वो पूर्ण इंग्लिश है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो मेरे हिसाब से आया नहीं है, तो लिख सकते हैं। अच्छा ओके मैम, थैंक यू। और क्लियर करने के लिए उदित जी से पूछे, ठीक है, एकदम कंफर्म करने के लिए। जी जी जी, थैंक यू। मनोज यादव जी। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से लग रहा है कि बस अब कोई प्रश्न नहीं है, आप लोग इसे रिवाइज करिए, और अब मैं क्लास लीव करती हूँ, ठीक है? कल की क्लास मैंने शेड्यूल कर दी है 7:30 बजे की, तो कल फिर हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 4, और शायद उसके डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल के बाद शिव चंद्र जी जो हम पढ़ेंगे, अगर होगा किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ना होगा तो वो देखेंगे, ठीक है, जैसा डिस्कस होएगा सर से। बताइए शिव जी, तो एक्सेप्ट करिए आपकी रिक्वेस्ट। हेलो 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 जी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप बताइए। फार्मास्यूटिकल आवाज आ रही है, आप बताएं शिव जी। हेलो, हाँ बताइए, मुझे सुनाई दे रहा है। अरे आपको सुनाई दे रहा है मैडम, लेकिन हमको नहीं सुनाई दे रही ना आपको आवाज। हाँ, आप समस्या बताइए, मैं सुन लूं, तो फिर मैं कोई तो एरर है, इनकी बात नहीं समझ में आ रही मुझे। अरे समय से गड़बड़ हो जाता है। अब बताइए अभिषेक प्रताप जी। जी बताइए अभिषेक जी, बताइए अभिषेक जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ बताइए मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ बताइए।
हाँ मैं सुन रही हूँ जी, बताइए। बताओ बेटा। अभिषेक, इनका लग रहा है एरर है कुछ नेटवर्क का। हाँ, अभी किसी को कुछ पूछना है? लड़कियां कुछ नहीं पूछती हैं। पूजा लोधी, लड़कियां हैं नहीं ज्यादा। अंजुम खान, कुछ पूछना है आप लोगों को? ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से डन हो गया है। आप इसे प्रिपेयर करिए। पीडीएफ के लिए भी सर से बात करें, सर पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। ओके, धन्यवाद।